साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किताब घर के पिटारे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक और उसका शीर्षक है आम्बेडकर की नज़र में गांधी और गांधीवाद। ये संपादन की गई है पुस्तक सिद्धार्थ और अलक निरंजन के द्वारा। साथियों, अम्बेडकर की नज़र में गांधी और गांधीवाद ये आपके लिए किताब घर के पिटारे की नवीन पुस्तक है। तो आइए इस पुस्तक में क्या महत्वपूर्ण बातें अभिव्यक्त की गई हैं जिन पर हम विचार करते हैं। साथियों, अम्बेडकर की नज़र में गांधी और गांधीवाद पर हम गांधीवाद की जो अवधारणा है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस पुस्तक का संपादन सिद्धार्थ और अलक निरंजन के द्वारा किया गया है। ये पुस्तक फॉरवर्ड प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो समाज और संस्कृति से संबंधित किताबों को प्रकाशित करती है। मैं इसके बैक पेज पर या पीछे के पृष्ठ पेज पर जो कोटेशन लिखा गया है उसको पढ़ने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं उनसे गांधी से मिला, एक प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला, मुझे लगता है कि ज़्यादातर अन्य लोगों की तुलना में मैं उन्हें बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ही सामने अपने असली जहरीले दांत खोले थे। मैं उस आदमी के भीतर तक झांक सकता था। आप जानते ही हैं, आमतौर पर अन्य लोग उनके सामने उनके भक्तों की तरह जाते थे। ऐसे लोग उनका बाहरी रूप देखने के अलावा कुछ भी नहीं देख पाते थे। बाहरी तौर पर उन्होंने अपना बाना महात्मा के रूप में बना रखा था, लेकिन मैं उन्हें इंसान के तौर पर देखता था, बिल्कुल उनके असली रूप में। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैं उनसे जुड़े हुए अन्य सभी लोगों की तुलना में उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पुस्तक से उद्धृत। साथियों, इस पुस्तक की भूमिका के बारे में हम सबसे पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद कंटेंट जो है उस पर विचार विमर्श करेंगे। भूमिका मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, ताकि किसी भी पुस्तक की जो आमुख है या प्रस्तावना है, भूमिका है, वह ठीक वैसे ही है जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा जाता है, यानी मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज़ द मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक दर्शन भी है, एक कुंजी भी है, एक दर्पण भी है, जिसमें आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में उसके ऑब्जेक्टिव को, गोल्स को और फिलोसॉफी को समझ सकते हैं। तो आइए साथियों, सिद्धार्थ और अलक निरंजन के द्वारा आमुख में क्या लिखा गया उस पर हम बातचीत करते हैं। उदारवादी विश्व में मोहनदास करमचंद गांधी आधुनिक भारत की महान विभूतियों में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित हैं। भारत में वे महान व्यक्तित्व के साथ साथ अवतारी पुरुष जैसे दशरथ पुत्र राम और वासुदेव पुत्र कृष्ण की श्रेणी में रखे जाते हैं। उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको अपना गुरु मानते थे। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे विदेशी नेता गांधी को नस्लभेद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपना आदर्श मानते थे। इन सभी हस्तियों में गांधी पर सबसे दिलचस्प विचार 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्यक्त किए थे। सन 1944 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी पर लिखते हुए टिप्पणी की थी कि अपने लोगों के प्यारे नेता, जिसे किसी बाहरी सत्ता या शक्ति का समर्थन हासिल नहीं था, एक ऐसा राजनेता जिसकी सफलता किसी कौशल या तकनीकी उपकरणों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वो तो उसके व्यक्तित्व की आश्वस्त करने वाली शक्ति पर निर्भर थी। एक लड़ाकू विजेता जिसने हमेशा ताकत के इस्तेमाल की आलोचना की थी, जो एक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति था, जो प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निरंतरता का प्रतीक था और जिसने अपनी समझ शक्ति अपने लोगों के उत्थान और बेहतरी के लिए समर्पित कर दी थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने यूरोप की बर्बरता का सामना सामान्य मनुष्य की गरिमा के साथ किया था और हर समय उससे श्रेष्ठ साबित हुआ था। आने वाली पीढ़ियां शायद ही भरोसा करें कि हार्ड मांस का बना ऐसा इंसान इस धरती पर कभी पैदा भी हुआ होगा। गांधी की 150वीं जयंती पर भी भारत के सवर्ण बुद्धिजीवियों द्वारा यही छवि बनाए रखने का प्रयास किया गया।
गांधी के तथाकथित वैचारिक विरोधी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने भी वर्ष 2015 को गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की 100वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया तथा वर्ष 2019 को गांधी की 150वीं वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाया। गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो न केवल भारतीय विद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में बल्कि विदेशी विश्वविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में भी प्रमुख चिंतकों, विचारकों एवं राजनेताओं के साथ पढ़ाए जाते हैं। वे भारत के संभवतः अकेले व्यक्ति हैं जिनका व्यक्तित्व तथा विचार विदेशी विश्वविद्यालयों की मानविकी विषयों का अनिवार्य हिस्सा है। भारत में होश संभालते ही बच्चा जिस महापुरुष के विषय में सबसे पहले परिचित होता है वे गांधी ही हैं। भारतीय रुपये पर गांधी का चित्र छापा जाता है। प्राथमिक विद्यालयों, अस्पतालों, पार्कों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर गांधी का चित्र और उनका विचार ही छपा और लिखा मिलता है। गांधी का जन्म सन 1869 में हुआ था। उनके सामाजिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में बीता था। सन 1915 में भारत लौटने के समय उनकी उम्र 46 वर्ष की थी। वैसे गांधी भारत आते जाते रहते थे तथा कांग्रेस के अधिवेशनों में भी हिस्सा लेते थे। सन 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जो उनके द्वारा लिखी गई एकमात्र पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को व्यक्त किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भी गांधी की नज़र भारत में चल रहे आंदोलनों पर थी। सन 1915 में गांधी का स्वागत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने वाले एक महान राजनेता के रूप में किया गया। गांधी के सम्मान में कई सभाएं आयोजित की गई। गुजरात सभा द्वारा आयोजित एक सभा में मोहम्मद अली जिन्ना सरीके कांग्रेस के नेता ने स्वागत वक्तव्य दिया था। वे मात्र 5 वर्षों में ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्थापित हो गए। उनके अनुयायी उन्हें महात्मा कहने लगे। सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जिन्ना ने गांधी को मिस्टर गांधी कहकर संबोधित किया तो गांधी के अनुयायियों ने विरोध किया। जिन्ना के संबोधन से व्यवधान उत्पन्न किया गया। इसी घटना के बाद जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दिया। गांधी स्वयं को महात्मा के रूप में स्थापित करना चाहते थे और संभवतः कांग्रेस के सदस्यों को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वराज दिलाने के लिए एक महात्मा की आवश्यकता थी। गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के समय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग का आंदोलन चलाने वाली एक प्रमुख संगठन बन गई थी, लेकिन इसका सामाजिक दायरा सीमित था। इसी समय कई अन्य राजनीतिक संगठनों की स्थापना भी हुई जो ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त इस समय कई तरह के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन चल रहे थे। सभी गैर राजनीतिक आंदोलनों की अपेक्षा थी कि कांग्रेस उनके आंदोलनों का समर्थन करे। इन मुद्दों पर कांग्रेस के अंदर मतैक्य नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग में कांग्रेस ने कभी इन धार्मिक सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया तो कभी निष्क्रिय रही, लेकिन इन आंदोलनों से गांधी का कोई टकराव नहीं हुआ। टकराव केवल डॉक्टर अंबेडकर से हुआ। इसकी पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अछूत समझे जाने वाले समाज में से कुछ लोग चेतना संपन्न हो चुके थे जो अछूत समाज की बेहतरी के लिए कई तरह के आंदोलन चला रहे थे। इसी के साथ अब्राह्मण आंदोलन जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था, उससे भी प्रभावित लोग गैर ब्राह्मण समाज, विशेषकर शूद्र समाज के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चला रहे थे। इसी क्रम में सर नारायण चंदावरपुर की अध्यक्षता में एवं गैर ब्राह्मण पार्टी के नेता बापूजी नामदेव बागाड़ी की अध्यक्षता में बम्बई में सन 1917 में अछूतों की 2 सभाएं हुई। इन सभाओं में अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई। इन सभाओं के दबाव में कांग्रेस ने सन 1917 में एक प्रस्ताव पारित किया जो इस प्रकार है। यह कांग्रेस भारत के लोगों से आग्रह करती है कि वे दलित वर्गों पर प्रथा द्वारा थोपी गई सभी अयोग्यताओं को मिटाने की आवश्यकता, न्यायपरकता और नीतिपरायणता को समझे, क्योंकि ये योग्यताएं अत्यंत कष्टकारी और उत्पीड़क किस्म की हैं, जिनके कारण उन वर्गों को बहुत कठिनाई और असुविधा हो रही है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद अछूतों के आंदोलनों की गति तेज और प्रभाव विस्तारित होता गया, लेकिन सन 1920 तक कांग्रेस के सर्वेसर्वा बन चुके गांधी ने अछूतों के आंदोलनों को गंभीरता से नहीं लिया बल्कि आलोचना की। अपने पत्र यंग इंडिया के 20 अक्टूबर 1920 के अंक में उन्होंने अछूतों को सलाह दी। तब अंत में स्व सहायता और स्वनिर्भरता रह जाती है और यही असहयोग का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करके पंचम लोग तब तक अन्य हिंदुओं के साथ सारे अनुबंध और संबंध रोक सकते हैं जब तक विशेष शिकायतें जारी रहती हैं, किंतु इसका मतलब होता है संगठित बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पंचमों में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उन्हें असहयोग के माध्यम से विजय की ओर ले जा सके।
गांधी की मंशा स्पष्ट थी। वे समझ रहे थे कि सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व के अभाव में अछूतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना कोई कठिन कार्य नहीं है। यही कारण था कि प्रथम मुलाकात के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर को अछूत जानकर गांधी आश्चर्यचकित हो गए थे। साथियों, गांधी इस बात में विश्वास करते थे जिसको वर्ण व्यवस्था में योग्यता के साथ जोड़ा गया है कि केवल उच्च वर्णों में ही योग्यता हो सकती है, निम्न वर्णों में योग्यता नहीं हो सकती। यही कारण था कि वो ऐसे योग्य नेतृत्व को केवल खुद से और ब्राह्मणिकल समाज से जोड़ते थे, अन्य समाजों से नहीं। इसीलिए गांधी अंबेडकर को अछूत के रूप में जानकर आश्चर्यचकित हो गए थे। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक ये स्पष्ट हो गया था कि भारत की राज सत्ता में भारतीयों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना ब्रिटिश सरकार की मजबूरी बनती जा रही है। सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की तथा 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी। गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने विधानमंडलों में सामाजिक प्रतिनिधित्व और सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया। मुसलमानों और सिखों की भांति अछूतों को भी हिंदुओं से पृथक सामाजिक समूह माना गया तथा डॉक्टर अंबेडकर की मांग को स्वीकार करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचक मंडल सहित 2 मतों का अधिकार स्वीकृत किया गया। गांधी, जो सन 1920 तक ये मानते थे कि अछूतों को सक्षम नेतृत्व के अभाव में किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाएगा, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार प्राप्त किया बल्कि गांधी की उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर 2 मतों का अधिकार भी हासिल कर लिया। अब गांधी क्या कर सकते थे? महात्मा की खोल से रूढ़िवादी सनातनी हिंदू दधीची जिसने देवताओं के राजा इंद्र की मदद की थी, उसी की तरह बाहर आ गया और अछूतों को मिले राजनीतिक अधिकारों के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप डॉक्टर अंबेडकर को बाहरी दबाव में पूना पैक्ट करना पड़ा। हालांकि पूना पैक्ट को सवर्ण इतिहासकारों ने महत्व नहीं दिया, जबकि इसका नकारात्मक प्रभाव भारत के आधुनिकीकरण पर पड़ा। आधुनिक भारत के इतिहास में पूना पैक्ट उतनी ही बड़ी घटना है जितनी प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग द्वारा राजगद्दी पर कब्जा करना, जिसे डॉक्टर अंबेडकर प्रतिक्रांति कहते हैं। इसी प्रकार कम्युनल अवार्ड आधुनिक भारत के इतिहास में क्रांति थी, जिसे गांधी ने पूना पैक्ट द्वारा प्रतिक्रांति में बदल दिया। इस मामले में गांधी अपने छद्म लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए, लेकिन गांधी की महात्मा की जो छवि सन 1920 तक बन चुकी थी, वह एक सदी बीत जाने के बाद आज भी न केवल बनी हुई है बल्कि उसकी चमक बढ़ती जा रही है तथा उसमें नित नए नए रत्न जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार गांधीवाद की भी नित नई नई व्याख्याएं की जा रही हैं तथा न केवल भारत की बल्कि सभी वैश्विक समस्याओं का हल गांधीवाद में खोजा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी के समकालीन थे तथा दोनों के विचारों के बीच अंतर विरोधों की तीखी अभिव्यक्ति भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। इसीलिए अंबेडकर द्वारा किया गया गांधी का मूल्यांकन महत्वपूर्ण हो जाता है। अंबेडकर न तो गांधी को महात्मा मानते थे और न ही गांधीवाद को कोई वाद मानते थे। पहले डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गांधी के व्यक्तित्व के मूल्यांकन पर बात करते हैं। गांधी की महात्मा वाली छवि की आलोचना डॉक्टर अंबेडकर 2 आधारों पर करते हैं। चित्रा साप्ताहिक पत्रिका के अक्टूबर 1938 के अंक में प्रकाशित एक लेख में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मैं सभी महात्माओं से नफरत करता हूँ और मेरी यह मान्यता है कि सभी महात्माओं से मुक्ति पा लेनी चाहिए। उनका अस्तित्व किसी भी राष्ट्र के लिए कलंक है, क्योंकि ये लोग बुद्धि और बुद्धिवाद की जगह अंधश्रद्धा को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, आम हिंदू आदमी की दृष्टि में किसी भी महात्मा में 3 बातें होनी आवश्यक है। उसके कपड़े नंबर 1, उसका आचरण नंबर 2, उसकी शिक्षा नंबर 3। इनमें कपड़ों को ही महात्मा की कसौटी मान ली जाए तो स्वयं के मोक्ष के लिए दूसरे का मुंह ताकने वाले अनपढ़ आदमी की राय में शायद मोहनदास गांधी महात्मा हो सकते हैं। भेष बदलकर महात्मा बन जाना भारत में बड़ा आसान है। गांधी द्वारा दी जाने वाली सत्य एवं अहिंसा की शिक्षा को डॉक्टर अंबेडकर मौलिक उपलब्धि नहीं मानते हैं। वे लिखते हैं, मानवीय संस्कृति की रक्षा के लिए सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की आवश्यकता है। इस बात को अब किसी को पुनः पढ़ाने की कोई वजह नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा है,
इस बात को सदियों पहले बुद्ध ने अच्छी तरह समझाया है। उसमें गांधी का नया कुछ भी नहीं है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोग के संबंध में बार बार खड़े होने वाले रहस्यमयी सवालों पर यदि रोशनी डाली होती तो वे महात्मा की उपाधि के लायक सिद्ध हुए होते और दुनिया भी उनकी हमेशा शुक्रगुजार होती। कब सत्य बोलना चाहिए, कब हिंसा को समर्थनीय मानना चाहिए, इन दो रहस्यों के जवाब की दुनिया बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। आचरण या सील के आधार पर भी डॉक्टर अंबेडकर गांधी को महात्मा नहीं मानते हैं। आचरण के आधार पर वे गांधी की तुलना मशहूर उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के एक पात्र उराया हीप से करते हैं। उराया हीप इस उपन्यास का खलनायक है जो अपने मालिक की संपत्ति को धोखे से हड़पना चाहता है लेकिन अंततः सफल नहीं हो पाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में गांधी को महात्मा मानने से इनकार कर दिया था। वे कहते हैं, जब भी मैं गांधी से मिला, एक प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला, मुझे लगता है कि ज़्यादातर अन्य लोगों की तुलना में मैं उन्हें बेहतर से जानता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे ही सामने अपने असली जहरीले दांत खोले थे। मैं उस आदमी के भीतर तक झांक सकता था। आप जानते ही हैं कि आप आमतौर पर अन्य लोग उनके सामने उनके भक्तों की तरह जाते थे। ऐसे लोग उनका बाहरी रूप देखने के अलावा कुछ भी नहीं देख पाते थे। बाहरी तौर पर उन्होंने अपना बाना महात्मा के रूप में बना रखा था लेकिन मैं उन्हें इंसान के तौर पर देखता था, बिल्कुल उनके असली रूप में। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैं उनसे जुड़े हुए अन्य सभी लोगों की तुलना में उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता था। इसी साक्षात्कार में अम्बेडकर आगे कहते हैं, वह कभी महात्मा थे ही नहीं। मैंने उन्हें महात्मा कहने से इनकार कर दिया था। आप देखिए, मैंने अपने जीवन में कभी भी उन्हें महात्मा नहीं कहा। वे इस उपाधि के लायक नहीं थे, यहाँ तक कि नैतिकता के लिहाज से भी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के विचार स्पष्ट हैं कि वे गांधी को वस्त्र, सील और शिक्षा के आधार पर महात्मा नहीं मानते थे। वे गांधी को केवल राजनीतिज्ञ मानते थे जिसने ऊपर से महात्मा का रूप धारण कर लिया था। साथियों, गांधी ने खुद कहा भी है कि मैं हृदय से धार्मिक व्यक्ति हूँ जिसने राजनीति का चोला या चोगा पहन रखा है। जाने अनजाने उनसे कई बार अपनी जो अगुण हैं और जो बुराइयां हैं उनको भी उन्होंने स्वीकार किया है कहीं कहीं। गांधीवाद शीर्षक अपने निबंध की प्रस्तावना में लिखते हैं, भारतीय लोग भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन के पुनर्निर्माण की बात करते हुए अभी तक व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकतावाद, पूंजीवाद बनाम समाजवाद, रूढ़िवाद बनाम आमूलचूल परिवर्तनवाद जैसे वादों पर बात करते रहे हैं। परंतु हाल ही में भारतीय क्षितिज पर एक नए वाद का अभ्युदय हुआ है, इसे गांधीवाद कहते हैं। यह सच है कि हाल ही में गांधी ने गांधीवाद जैसे किसी वाद के अस्तित्व से इनकार किया था। गांधी का ये इनकार उनके द्वारा धारण की गई साधारण विनम्रता से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु इससे गांधीवाद का अस्तित्व जुटलाया नहीं जा सकता। अच्छी खासी संख्या में गांधीवाद शीर्षक वाली पुस्तकें लिखी गई हैं जिनका प्रतिवाद गांधी ने कभी नहीं किया। गांधीवाद की ओर भारत तथा अन्य देशों के काफ़ी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। कुछ लोगों को तो इसमें इतना विश्वास है कि वे गांधीवाद को मार्क्सवाद का विकल्प तक मानने से नहीं हिचकते। डॉक्टर अंबेडकर का निबंध सन 1945 में प्रकाशित पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में संग्रहित किया गया है। इस पुस्तक के प्रकाशन के लगभग 75 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अंबेडकर द्वारा की गई टिप्पणी आज भी गांधीवादियों पर जस की तस लागू होती है। आज भी भारत और भारत के बाहर के बहुत सारे विद्वान गांधी और गांधीवाद की प्रासंगिकता को स्थापित करने हेतु दिन रात एक किए हुए हैं। आज भी गांधीवाद में विश्व की सभी समस्याओं का हल खोजा जाता है। गांधीवाद की सौ परीक्षा शीर्षक पुस्तक के लेखक यशपाल गांधी के अनुयायियों की मनस्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, जिस आदर्श, उद्देश्य और कार्यक्रम का प्रचार गांधी ने किया है उसे गांधीवाद के नाम से पुकारे जाने का गांधी ने विरोध किया, परंतु उनके अनुयायी अपने सिद्धांत और कार्यक्रमों को जनता के सम्मुख रखते समय अपने सिद्धांतों के साथ गांधी का नाम जोड़ देना उपयोगी समझते हैं। वे लोग दूसरे सिद्धांतों से अपने सिद्धांतों की तुलना करते समय अपनी पुस्तकों, समाचार पत्र और बातचीत में गांधीवाद शब्द का ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए गांधी की नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम की चर्चा करने के लिए गांधीवाद शब्द का उपयोग किया जाए तो अनुचित न होगा, न उसमें गलतफहमी के लिए कोई गुंजाइश होनी चाहिए। हालांकि गांधी का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा पड़ा था, इसलिए गांधी की वास्तविक इरादे को समझना बड़ा मुश्किल था। एक तरफ वे विनम्रतापूर्वक कहते थे कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन गांधीवाद के संबंध में उनकी मंशा तब स्पष्ट हुई जब उन्होंने सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अपने कार्यक्रम का विरोध करने वालों को उत्तर देते हुए बलपूर्वक कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद अमर रहेगा।
गांधी और अंबेडकर के समय में गांधीवाद की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी और आज भी स्पष्ट नहीं है। गांधीवाद का दर्शन, सिद्धांत और कार्यक्रम विरोधाभासों से भरे पड़े हैं। उद्देश्य स्पष्ट हैं, फिर भी गांधीवाद का इतना अधिक प्रचार प्रसार हो रहा था तथा भारत की जनता के समक्ष गांधीवाद को मुक्ति मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के लिए आवश्यक था कि न केवल गांधी के व्यक्तित्व की बल्कि गांधीवाद की भी एक तार्किक और वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करें, जिससे गांधीवाद के सभी अवयवों से भारत की जनता परिचित हो सके। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, आरंभ में यह बतलाना आवश्यक है कि कुछ गांधीवादी लोग गांधीवाद की एक ऐसी धारणा से अभिभूत रहते हैं जो पूर्णतः काल्पनिक है। इस धारणा के अनुसार गांधीवाद का अर्थ है पुनः गांव की ओर लौटना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। इस अवधारणा से गांधीवाद केवल क्षेत्रवाद बनकर रह जाता है। मुझे विश्वास है कि गांधीवाद न तो बहुत सहज है और न क्षेत्रवाद की तरह सरल है। गांधीवाद का दायरा क्षेत्रवाद की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत है। क्षेत्रवाद गांधीवाद का बहुत छोटा और महत्वहीन हिस्सा है। गांधीवाद का एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन शास्त्र है। गांधीवाद के आर्थिक और सामाजिक दर्शन की बात को छोड़ देने का अर्थ है गांधीवाद की जानबूझकर झूठी तस्वीर पेश करना। पहली और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है इसकी सही तस्वीर पेश करना। सन 1920 के बाद जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन की गति तेज हो रही थी, वैसे वैसे ही भविष्य के भारत के स्वरूप पर भी चर्चा गंभीर होती जा रही थी। गांधी अपने विचारों और कार्यक्रमों को लेकर बहुत ही गंभीर थे तथा भारतीय जनमानस में गांधी स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा तथा कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। गांधीवाद का जितना प्रचार प्रसार हो रहा था उतना ही उसका विरोध भी हो रहा था, लेकिन गांधी की महात्मा की छवि उनके सिद्धांतों के आलोचकों पर भारी पड़ रही थी। गांधी और गांधीवाद क्रम से ईश्वर और ईश्वर की वाणी के रूप में अपना स्थान बनाते जा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि नए भारत का निर्माण स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे सार्वभौम व आधुनिक मानवीय मूल्यों के आधार पर हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके। गांधीवाद इन मूल्यों के विपरीत खड़ा था। गांधी भारत की सामाजिक व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के आदर्शों के अनुरूप पुनर्गठित करना चाहते थे। पहले वे जाति व्यवस्था के भी समर्थक थे, लेकिन उस समय तक जाति व्यवस्था में कई प्रकार की विकृतियां आ गई थी। इसलिए गांधी ने जाति व्यवस्था को शास्त्र असंगत घोषित कर दिया। 3 फरवरी 1925 को गांधी ने कहा था, जाति प्रथा का समर्थन मैंने इस आधार पर किया था कि वह स्वयं सिखाती है, परंतु आजकल जाति प्रथा का अर्थ संयमित नहीं बल्कि सीमित हो जाना बन गया है। स्वयं श्रेष्ठ होता है और स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है, परंतु सीमित होना बेड़ियों के समान है। ये बांधता है। जातियाँ जिस रूप में आज हैं उस रूप में उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। आजकल जातियाँ शास्त्रों के असंगत हैं। जातियों की संख्या असीम है जिनमें पारस्परिक विवाह पर प्रतिबंध लगे हैं। ये उत्थान का लक्षण नहीं वरन पतन का मार्ग है। गांधी जातियों को 4 वर्णों में संगठित करना चाहते हैं। वे कहते हैं, सर्वोत्तम उपाय यह है कि छोटी छोटी जातियां अपना अलग अलग अस्तित्व समाप्त कर एक बड़ी जाति बन जाएं। ऐसी बड़ी जातियों की संख्या 4 हो, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिससे प्राचीन वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो सके। गांधी आजीवन वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वर्ण व्यवस्था की व्याख्या व वर्ण व्यवस्था के उद्देश्य का वर्णन वे निम्नलिखित शब्दों में करते हैं जो हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि वर्णों का विभाजन जन्म पर आधारित है। नंबर 2, वर्ण व्यवस्था में कोई ऐसी बात नहीं है जो शूद्रों को विद्या अध्ययन अथवा आक्रमण या प्रत्याक्रमण वाली सैनिक युद्ध कला सीखने से वंचित करती है। इसी तरह क्षत्रिय के लिए सेवा अथवा नौकरी करने का विकल्प भी खुला है। वर्ण व्यवस्था द्वारा उस पर भी कोई रोक नहीं है। वर्ण व्यवस्था इस बात की रोक लगाती है कि शूद्र अध्ययन को ही अपनी आजीविका नहीं बनाएगा और ना ही क्षत्रिय सेवा कार्य को अपनी आजीविका बनाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण युद्ध कला या वाणिज्य सीख सकता है परंतु उसे अपनी आजीविका नहीं बनाएगा। वैसे भी विद्या प्राप्त कर सकता है अथवा युद्ध कला सीख सकता है परंतु उसे अपनी आजीविका नहीं बना सकता। यानी कि कोई भी किसी वर्ण में परिवर्तित या वर्ण में बदलाव नहीं कर सकता। वह जिस वर्ण में है उसी वर्ण में रहेगा। यानी कि जो हिंदू वर्ण धर्म व्यवस्था है, ब्राह्मण वर्ण धर्म व्यवस्था, उसके हिसाब से उच्च वर्ण हमेशा उच्च रहेगा और निम्न वर्ण हमेशा निम्न वर्ण रहेगा। भले वो शिक्षा प्राप्त कर ले लेकिन वह शिक्षा दीक्षा से नहीं जुड़ेगा। नंबर 3, वर्ण व्यवस्था जीविकोपार्जन से संबंधित है। इसमें कोई हानि नहीं। यदि किसी एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण की विशेषज्ञता वाला ज्ञान या विज्ञान और कला अर्जित कर लेता है, परंतु जहाँ तक आजीविका संबंध है उसके लिए उसे अपने ही वर्ण का पेशा यानी अपने पूर्वजों का वंशानुगत पेशा ही अपनाना होगा। ठीक ऐसी ही बात राजगोपालाचारी के द्वारा तमिलनाडु में शिक्षा नीति में लागू करने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध रामास्वामी पेरियार ने किया।
नंबर 4, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य है प्रतियोगिता तथा वर्ग संघर्ष और वर्गों के बीच हुए युद्ध को रोकना। मैं वर्ण व्यवस्था में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि ये लोगों के कर्तव्यों और पेशों को निर्धारित कर देती है। वर्ण का अर्थ है मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही उसके पेशे का निर्धारण। नंबर 6, वर्ण व्यवस्था में किसी मनुष्य को अपनी पसंद का पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। उसका पेशा उसकी वंश परंपरा से ही निर्धारित रहता है, यानी ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा और शूद्र शूद्र रहेगा। ये गांधी का विचार है। गांधी हिंदू समाज का पुनर्गठन वर्ण व्यवस्था के आधार पर करना चाहते हैं, जिसका प्रमुख नियम है व्यक्ति के पेशे का निर्धारण जन्म के आधार पर हो। गांधी ये छूट देते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य वर्ण के लिए निर्धारित शिक्षा प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस प्राप्त की गई शिक्षा से अपनी जीविका नहीं चला सकता है। अर्थात कोई शूद्र शास्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन वह अपनी आजीविका के लिए शास्त्र विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता है। वर्ण व्यवस्था की व्याख्या गांधी की अपनी मौलिक व्याख्या है, जो भगवत गीता में कृष्ण की व्याख्या और आर्य समाज की व्याख्या से भिन्न है। कृष्ण और आर्य समाज कम से कम ये कहते हैं कि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होना चाहिए। गांधी अपने आप को कृष्ण से भी ऊपर मानते हैं। आधुनिक समय में गांधी से कोई सिर फिराई सहमत हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था संबंधी विचार की कटु आलोचना की। गांधी को जवाब देते हुए उन्होंने तर्क दिया था, जाति ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। नंबर 2, चातुर्वर्ण्य के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन असंभव है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें छेद हैं, या ऐसे आदमी की तरह है जिसकी नाक बह रही है। ये सिर्फ अपने गुण के आधार पर अपने को बनाए नहीं रख सकती और उसमें जाति व्यवस्था के रूप में पतित होने की अंतर्जात क्षमता है, जब तक इसके साथ कानूनी शक्ति न जोड़ी जाए जिसे वर्ण का नियम तोड़ने वाले हर आदमी पर लागू किया जा सकता हो। नंबर 3, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन नुकसानदेह है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का परिणाम होता है जनसाधारण को शिक्षा के अवसरों से वंचित कर उसका निम्नीकरण करना और शस्त्र धारण करने के लिए अधिकार से वंचित कर उसे कायर बनाना। नंबर 4, हिंदू समाज में पुनर्गठन एक ऐसे धार्मिक आधार पर होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों की स्वीकृति हो। गांधी भारत के लिए एक विशेष तरह की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। उस समय तक विश्व में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मॉडल उपलब्ध था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहली में आर्थिक संसाधनों तथा अधिशेष पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित रहता है तथा दूसरे में संसाधनों और अधिशेष पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित रहता है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में एक बात साझा है कि दोनों में मशीनों का व्यापक उपयोग किया जाता है तथा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। गांधी ने इन दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को खारिज करते हैं। वे मशीनों के प्रयोग के सख्त खिलाफ हैं तथा वे यूरोप की सभ्यता को चांडाल की सभ्यता कहते हैं, यानी कि वो भेदभाव वाले टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। 8 जून 1921 के नवजीवन में प्रकाशित एक लेख में वो दोनों अर्थव्यवस्थाओं की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं भारत के सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है पाश्चात्य सिद्धांतों का जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला, और दूसरा है पूर्वी सिद्धांतों का सत्यमेव जयते वाला, यानी कि वेद व्यवस्था, यानी सांच को आंच नहीं, जिसमें शक्तिशाली कमजोर दोनों को समान रूप से न्याय पाने का अधिकार है। आप जिस मार्ग को चाहें उसे पसंद करें। हम श्रमिक वर्ग से शुरू करते हैं। क्या उन्हें अपनी मजदूरी बढ़वाने के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाने चाहिए? यदि वह संभव भी हो तब भी मजदूर हिंसा जैसे मार्ग का सहारा नहीं ले सकते, चाहे उनके दावे कितने भी न्यायोचित क्यों न हो। अधिकारों को हासिल करने के लिए हिंसा का रास्ता भले ही सरल लगता हो, परंतु अंत में ये कांटों भरा साबित होता है। जो तलवार के बलबूते पर जीते हैं उनका अंत भी तलवार की धार से ही होता है। तैराक प्राय डूब कर मरता है। यूरोप कोई देखी वहाँ कोई प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि कोई संतुष्ट नहीं है। मजदूर पूंजीपति पर विश्वास नहीं करता, पूंजीपति मजदूरों पर भरोसा नहीं रखता। दोनों में एक तरह का जोश और ताकत है, लेकिन वह सब तो सांडों में भी होता है। लेकिन उनकी लड़ाई का अंत बहुत दुखद होता है। हर प्रकार की गति को उन्नति नहीं कहा जा सकता। हमारे पास ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यूरोप के लोग उन्नति कर रहे हैं, परंतु उनके पास अतुल संपत्ति होने का अर्थ नहीं है कि उनमें नैतिक अथवा आध्यात्मिक गुण भी हैं। गांधी पूंजीपति और श्रमिक के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए एक नया आर्थिक सिद्धांत देते हैं, जिसे ट्रस्टीशिप या न्याय सिद्धांत कहा जाता है। इसमें उत्पादन के सभी साधन एक न्यास के अधीन रहेंगे। इस समय जो पूंजीपति तथा भूमालिक हैं उनको अहिंसक तरीके से न्यास का कार्य देखने के लिए मनाया जाएगा तथा उनसे यह भी अनुरोध किया जाएगा कि श्रमिकों को उचित वेतन दें। यह प्रक्रिया पूरी तरह से अहिंसक होगी। मालिकों को अहिंसक तरीके से न्यासी बनाने की पूरी जिम्मेदारी श्रमिकों की होगी। गांधी कहते हैं कि अपनी बेहतरी के लिए कभी भी हिंसक तरीका नहीं अपनाना चाहिए। उनके शब्दों में, हमारे सामने प्रश्न यह है कि मजदूर जिस जस के तस रह जाते हैं और उनमें एक चेतना जागती है, तब उन्हें क्या करना चाहिए। यदि मजदूर अपनी संख्या का पशुबल यानी हिंसा का सहारा लेते हैं तो यह उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा।
ऐसा करके वे देश के उद्योगों को हानि पहुंचाएंगे। इसके विपरीत यदि वे शुद्ध न्याय के पथ पर दृढ़ता से रहते हैं और कठिनाइयों को सहकर इसे हासिल करते हैं तो न केवल वे हमेशा सफल होंगे बल्कि वे अपने मालिकों को भी सुधार सकेंगे। यानी कि मालिकों को सुधारने का ठेका मजदूर ले लें, अपने उद्योगों को भी प्रगति करेंगे, तब मजदूर और मालिक दोनों एक ही परिवार के सदस्य के रूप में काम करेंगे। इसी विषय पर गांधी ने एक अन्य अवसर पर कहा था, पहले भी ऐसा ही होता रहा है। भारतीय इतिहास में कभी पूंजी और श्रम के संबंधों में तनाव नहीं रहा, जबकि तनावों का इतिहास है। गांधी मशीनीकरण के कटु आलोचक हैं। 19 जनवरी 1921 के यंग इंडिया में गांधी ने लिखा, क्या मैं विकास की घड़ी की सुई को पीछे घुमा देना चाहता हूं? क्या मैं मिलों के स्थान पर अब चरखा और हथकरघा लाना चाहता हूं? क्या मैं रेल के स्थान पर बैलगाड़ी चलाना चाहता हूं? क्या मैं मशीनों को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहता हूं? इस प्रकार के प्रश्न पत्रकार एवं जनता के लोग मुझसे पूछते हैं। मेरा उत्तर है, यदि मशीनें पूर्णतः गायब हो जाती हैं तो मैं इस पर आंसू नहीं बहाऊंगा और ना ही इससे कोई आपदा मानूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर गांधी के आर्थिक दर्शन पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, क्या आर्थिक समस्याओं पर गांधीवादी विश्लेषण में कोई नई बात है? क्या गांधीवादी अर्थशास्त्र दुरुस्त है? गांधीवाद साधारण मनुष्य तथा निचले स्तर के लोगों में किस आशा का संचार करता है? क्या गांधीवाद साधारण मनुष्य को बेहतर जीवन, आनंद और संस्कृति से परिपूर्ण जीवन तथा स्वतंत्रता का जीवन, न केवल वंचना से स्वतंत्रता बल्कि क्षमतानुसार उत्थान और विकास की स्वतंत्रता के जीवन का वचन देता है? वास्तव में इन प्रश्नों का गांधीवाद न तो उत्तर देता है, न ही उत्तर देने की आवश्यकता समझता है। डॉक्टर अम्बेडकर का निष्कर्ष है, गांधीवाद का आर्थिक दर्शन बुरी तरह से भ्रामक है। माना जा सकता है कि मशीनों और आधुनिक सभ्यता ने बहुत सारी बुराइयां पैदा की हैं, परंतु ये बुराइयां सभ्यता के खिलाफ कोई तर्क नहीं है, क्योंकि बुराइयां मशीनों और आधुनिक सभ्यता के कारण नहीं बल्कि ऐसे गलत सामाजिक संगठन के कारण हैं जिसने निजी संपत्ति और व्यक्तिगत लाभ की खोज को ही परम पवित्र लक्ष्य बना दिया है। यदि मशीनों और सभ्यता से सभी लोगों को लाभ नहीं पहुंचा है तो मशीनों तथा आधुनिक सभ्यता को दोषी ठहराना उचित तरीका नहीं है। सही उपाय है सामाजिक ढांचे में उचित परिवर्तन करना, ताकि मशीनों से हुआ लाभ मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथों में सीमित न रहकर सर्वसाधारण तक पहुंच सके। ये अम्बेडकर का चिंतन है। गांधी संपत्तिपरक संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। आर्थिक समानता जैसा आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्श उनके विमर्श से बिल्कुल बाहर है। वे यह भी नहीं चाहते हैं कि आर्थिक संबंधों में परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन चलाया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, गांधीवाद उस समाज के लिए सर्वाधिक अनुकूल है जो लोकतंत्र को अपना आदर्श नहीं मानता। जो समाज लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता वह मशीनों तथा उस पर आधारित सभ्यता के प्रति बेरुखी रखेगा, परंतु लोकतांत्रिक समाज मशीनों और आधुनिक सभ्यता का विरोध नहीं कर सकता। जो समाज मशीनों और आधुनिक सभ्यता के प्रति बेरुखी रखता है कुछ थोड़े से लोगों के जीवन को निश्चित और सुसंस्कृत बनाकर ही संतुष्ट हो जाता है तथा शेष बहुसंख्यक जनता के लिए खटने और कठिन परिश्रम के जीवन का रास्ता छोड़ देता है। परंतु एक लोकतांत्रिक समाज को अपने प्रत्येक नागरिक को निश्चिंतता और संस्कृति की जीवन की गारंटी देनी होगी। यदि उपरोक्त विश्लेषण सही है तो एक लोकतांत्रिक समाज में अधिक से अधिक मशीनीकरण तथा अधिक से अधिक सभ्यता का नारा होना चाहिए। गांधीवाद के अंतर्गत साधारण मनुष्य को नाम मात्र की मजदूरी के लिए लगातार कठिन परिश्रम करते रहना और पशुवत बने रहना होगा। संक्षेप में गांधीवाद की प्रकृति की ओर वापसी की पुकार का अर्थ है बहुसंख्यक जनता को नग्न अवस्था, मलिनता, निर्धनता और अज्ञानता की ओर वापसी। गांधी की विपरीत डॉक्टर अम्बेडकर अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन राजकीय समाजवाद के सिद्धांतों के आधार पर करना चाहते हैं, जिसमें औद्योगिकरण और मशीनीकरण प्रमुख तत्व है। वे खेती के भी औद्योगिकरण का प्रस्ताव करते हैं। बैंक, बीमा सहित मूलभूत उद्योगों एवं सभी बड़े उद्योगों को डॉक्टर अम्बेडकर सरकार नियंत्रण में रखने के पक्षधर हैं। अपनी पुस्तक राज्य और अल्पसंख्यक में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन संबंधी विचारों को व्यक्त किया है, जिसके मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। वे उद्योग जो प्रमुख उद्योग हैं अथवा जिनमें प्रमुख उद्योग घोषित किया जाए राज्य के स्वामित्व में रहेंगे और राज्य द्वारा चलाए जाएंगे। वे उद्योग जो प्रमुख उद्योग नहीं हैं किंतु बुनियादी उद्योग हैं राज्य के स्वामित्वाधीन रहेंगे और राज्य द्वारा स्थापित निगमों द्वारा चलाए जाएंगे। बीमा राज्य के एकाधिकार में रहेगा। राज्य हर वयस्क नागरिक को विवश करेगा कि वह अपनी आय के अनुरूप ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी ले जो विधानमंडल द्वारा विहित की जाए। कृषि राज्य का उद्योग होगा। आज तो भारत सरकार ने आज़ादी के बाद पूरे बीमा को बेच दिया है। गांधी की राजनीतिक विचारों की पुस्तक हिंद स्वराज सन 1909 में प्रकाशित हुई थी, जिसे सन 1921 में दोबारा एक नई भूमिका के साथ प्रकाशित किया गया। इसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों की समीक्षा प्रस्तुत की है तथा अपने मतों को दृढ़ता के साथ रखा है। वे सन 1921 में लिखी इस किताब की भूमिका में स्पष्ट करते हैं, इस किताब में आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका की गई है। ये 1909 में लिखी गई थी। इससे मेरी जो मान्यता प्रकट की गई है वह आज पहले से ज़्यादा मजबूत बनी है। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान आधुनिक सभ्यता का त्याग करेगा तो उसे लाभ ही होगा, लेकिन मैं पाठकों को एक चेतावनी देना चाहता हूं, वे ऐसा न मान लें कि इस किताब में जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खड़ी की है वैसा स्वराज कायम करने के लिए आज मेरी कोशिश चल रही है। मैं जानता हूं कि अभी हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहने में शायद ढिठाई का आभास हो, लेकिन मुझे तो पक्का विश्वास है कि इसमें जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खींची है वैसा स्वराज पाने की मेरी निजी कोशिश जरूर चल रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज मेरी सामूहिक प्रवृत्ति का ध्येय
तो हिंदुस्तान की प्रजा की इच्छा के मुताबिक पार्लियामेंट्री ढंग का स्वराज पाना है। रेलों और अस्पतालों को नाश करने का ध्येय मेरे मन में नहीं है। अगर इनका कुदरती नाश हो तो मैं जरूर उसका स्वागत करूंगा। ये गांधी का यहाँ पर चिंतन है। हिंद स्वराज में ही गांधी ने स्पष्ट किया है कि उनके अनुसार स्वराज का अर्थ अंग्रेजों का भारत से चले जाना नहीं है। भारतीय राज्य व्यवस्था को यूरोपीय आधुनिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर नहीं चलाना है। ये मूल्य यूरोप के औद्योगिकरण के समय पैदा हुए थे और इन्हीं मूल्यों के आधार पर भारत में विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना की जा रही थी। इन सभी आधुनिक संस्थाओं का गांधी उन्मूलन चाहते थे। वे पूर्णतः हिंदू धर्म की मूल्य और मान्यताओं के आधार पर राज्य व्यवस्था का पुनर्गठन चाहते थे। गांधी के राजनीतिक चिंतन में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। वे सत्य, राम राज्य, ईश्वर का राज्य जैसे अपरिभाषित शब्दों का प्रयोग करते थे। कांग्रेस तब तक संसदीय लोकतंत्र का समर्थन कर चुकी थी, इसलिए गांधी ब्रिटिश मॉडल के संसदीय लोकतंत्र को मजबूरी में स्वीकार करते थे। हिंद स्वराज में ही गांधी ने कहा है, अपने मन का राज स्वराज है, उसकी कुंजी सत्याग्रह है। वैसे भी अहिंसा के साथ सत्याग्रह गांधी दर्शन का मूल तत्व है। हालांकि सत्याग्रह का सामान्य अर्थ है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना, लेकिन गांधी अपने विचार प्रचलित शब्दों के माध्यम से नहीं व्यक्त करते थे, क्योंकि समय आने पर गांधी अपने द्वारा ईजाद किए गए शब्दों का मनमाना अर्थ लगा सके। जैसे वे कहते थे कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ। जब सत्य की व्याख्या करने के लिए कहा जाता तो कहते थे सत्य ही ईश्वर है। तो फिर गांधी ईश्वर की खोज करना क्यों नहीं कहते थे। इसी प्रकार वे राम राज्य की बात करते थे, इसका अर्थ भी वे ईश्वर का राज्य बताते थे, लेकिन ईश्वर के राज्य की बात सीधे नहीं करते थे। इसका कारण स्पष्ट है कि ईश्वर का राज्य तो सभी धर्मों की परिकल्पना में है। यदि गांधी ऐसा कहते तो पकड़े जाते, क्योंकि वास्तव में गांधी ईश्वर के राज्य के स्थान पर दशरथ पुत्र राम का राज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसका परम धर्म था गाय व ब्राह्मण की रक्षा करना। सत्याग्रह गांधीवादी दर्शन का महत्वपूर्ण शब्द है। गांधी सत्याग्रह के द्वारा ब्रिटिश राज को समाप्त करना चाहते थे। हालांकि सत्याग्रह को वे सार्वभौम मूल्य के रूप में प्रचारित करते थे और आज भी गांधीवादी करते हैं, लेकिन इसके सही कारण अछूतों की जानकारी में सबसे पहले 1929 में आए। तब अछूतों द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी में अपने नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए मंदिर प्रवेश एवं सार्वजनिक कुओं से पानी लेने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध सत्याग्रह जारी था। उन्हें आशा थी कि सत्याग्रह में गांधी का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, क्योंकि गलतियों को सुधारने का यह हथियार गांधी का हथियार था। तब सत्याग्रह के लिए गांधी से समर्थन करने की अपील की गई तो गांधी ने हिंदुओं के विरुद्ध छेड़े गए सत्याग्रह अभियान की निंदा की बयान जारी करके अछूतों को आश्रय में डाल दिया। इस विषय में गांधी द्वारा दिया गया तर्क बहुत अजीब था। गांधी ने अपने बयान में कहा, सत्याग्रह का प्रयोग केवल विदेशियों के विरुद्ध किया जाना चाहिए, अपने ही भाइयों अथवा देशवासियों के विरुद्ध नहीं, क्योंकि हिंदू अछूतों के भाई हैं और इसी देश के वासी हैं, इसलिए इस नियम के तहत उनके विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए। यह घटना गांधी के सिद्धांतों पर उनके स्वयं के अमल का एक अनोखा उदाहरण है। डॉक्टर अम्बेडकर भारत की राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर पुनर्गठित करने के पक्षधर थे। वेस्टमिनिस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली जो सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, सामाजिक प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा गारंटी जैसे मूल्यों पर संचालित की जाए, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता जैसे मूल्यों के आधार पर समाज बनाना हो, जिसमें सभी व्यक्ति मान व गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके। डॉक्टर अम्बेडकर राजनीतिक लोकतंत्र को निम्नलिखित मुख्य बिंदु सिद्धांतों के आधार पर मानते थे। व्यक्ति अपने आप में एक सिद्धि है। व्यक्ति के कुछ अहरणीय अधिकार होते हैं जिनकी गारंटी उसे संविधान द्वारा दी जाए। कोई विशेषाधिकार प्राप्त करने की पूर्व शर्त के रूप में किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाए कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों में से किसी अधिकार का परित्याग करे। राज्य दूसरों पर शासन करने के लिए गैर सरकारी लोगों को शक्तियां स्थानांतरित न करे। गांधी अपने लेखन में प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्वराज, सत्याग्रह, राम राज्य, ईश्वर का राज्य, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, इनको परिभाषित भी अलग ढंग से करते हैं। इसी तरह से इन शब्दजालों के कारण गांधी को उनके वास्तविक रूप में पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हरिजन शब्द के लिए कहा, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी धोखा खा गए। वास्तव में गांधी ने जानबूझकर अपने व्यक्तित्व, अपने शब्दों या अपने विचारों को स्पष्ट रखा। इससे हिंदू धर्म के अनुयायियों, पूंजीपतियों, जमींदारों ने जब जैसी आवश्यकता पड़ी, गांधी की वैसी छवि उन्हें देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत की। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी गांधी विश्व में नस्लवाद विरोधी गांधी के रूप में प्रस्तुत कर दिए गए। कट्टर सनातनी हिंदू गांधी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किए गए। लोकतंत्र विरोधी गांधी लोकतंत्र के नायक के रूप में प्रस्तुत किए गए। हिंदू राष्ट्र राज्य के समर्थक गांधी उदारवादी राष्ट्र राज्य के समर्थक के रूप में प्रस्तुत किए गए। लेकिन यदि गांधी द्वारा प्रयोग में लाए गए आदर्श विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा गांधी वैदिक धर्म के आदर्शों को मानने वाले थे एवं उन्हीं आदर्शों के आधार पर आधुनिक भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था वैदिक धर्म की रीढ़ है, जिसके आधार पर गांधी हिंदू समाज का पुनर्गठन करना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर लागू करना चाहते थे। मनुस्मृति के नियमों के अनुसार 4 वर्ण होने चाहिए, इस नियम को लागू करना चाहते, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण अछूतों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों से वंचित रखने के लिए जान की बाजी लगा देना तथा मात्र अस्पृश्यता को समाप्त करने पर सहमत होना, ताकि स्पर्श जातियाँ स्पर्श से बनकर शुद्ध वर्ण की श्रेणी में आ जाएं।
अहिंसा, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, साकार जैसे मूल्यों को ब्राह्मणों ने सर्वोच्च मानवीय मूल्य घोषित किया है। आजीवन गांधी ने इन्हीं मूल्यों को आदर्श मूल्य माना। गांधी ने अपने लिए इन्हीं मूल्यों को अपनाने की घोषणा की ताकि वे अपने आप को सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर सकें। स्वराज शब्द का प्रयोग भी हिंदू स्वराज के अर्थ में 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी द्वारा मुस्लिम शासकों स्वतंत्र राज्य स्थापित करने को लेकर बाद में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया था। इनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला आदर्श अहिंसा भी महाभारत से लिया गया है, जिसका पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्मे धर्म हिंसा तथैव च। इस श्लोक का अर्थ है अहिंसा परम कर्तव्य है, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा उचित है। गांधी का पूरा चरित्र इन्हीं आदर्शों से बना है। एक तरफ वो अहिंसा की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो हिंसा को उचित भी ठहराते हैं। गीता इनकी आदर्श पुस्तक है। इन्होंने अपने जीवन में 3 पुस्तकें लिखी। पहली हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तीसरी की टू हेल्थ जो साकार पर है। तीनों पुस्तकें ब्राह्मणवादी मूल्यों को स्थापित करती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं। डॉक्टर अंबेडकर गांधी को महात्मा नहीं मानते थे, न तो आचरण के आधार पर, न ही विचार के आधार पर। गांधी को सनातनी, रूढ़िवादी, हिंदू और कुटिल राजनीतिज्ञ मानते थे, जो आधुनिक भारत में ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी मूल्यों को सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। बाबा साहब ने गांधी के वास्तविक चरित्र और विचारों को भारत और विश्व के सामने उजागर करने का अथक प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इधर कुछ वर्षों में गांधी का वास्तविक चरित्र दुनिया के सामने उजागर हुआ है। परिणाम स्वरूप वर्ष 2015 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी की मूर्ति को क्षति पहुंचाया गया तथा गांधी को रंगभेद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थक घोषित किया गया। घाना विश्वविद्यालय में स्थापित गांधी की मूर्ति को हटाया गया। इस तरह कई सूचनाएं मिल रही। गांधी का मिथक जितना जल्दी टूटेगा उतना ही भारत का भला होगा। कलम से डॉक्टर अलक निरंजन। 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर गांधी सहित। तो ये था साथियों प्रस्तावना इस पुस्तक की, जिसे अंबेडकर की नज़र में गांधी और गांधीवाद के नाम से पब्लिश किया गया है। अब अगर हम बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो कंटेंट के बारे में मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुल 7 चैप्टर हैं। ये आप देख सकते हैं 7 चैप्टर के रूप में जो हैं। पहला जो चैप्टर है वह है श्री गांधी से सावधान, अछूत क्या कहते हैं। दूसरा है गांधीवाद, अस्पृश्यों की तबाही। तीसरा है कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी के आमरण अनशन के निर्णय पर अंबेडकर का वक्तव्य। चौथा है विश्वासघाती हैं गांधी। पांचवा है क्या गांधी महात्मा हैं। छठवां है जाति के प्रश्न पर गांधी अम्बेडकर के बीच वाद विवाद संवाद। और सातवां है गांधी के बारे में बीबीसी को अम्बेडकर का दिया गया साक्षात्कार। तो ये 7 चैप्टर इस पुस्तक में है। ब्रीफ में अगर कहूँ तो सबसे पहला जो चैप्टर है श्री गांधी से सावधान, अछूत क्या कहते हैं। तो जो अछूतोद्धार का गांधीवादी चिंतन था वह एक शैडो थॉट था, आभासी चिंतन था, जो रियल या वास्तविक अर्थ में, यथार्थ में कभी भी अस्पृश्यता को और छुआछूत को जड़ से मिटाना नहीं चाहता था। इसलिए गांधी का ये कहना कि भोजन करना व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता है, विवाह करना खुद की स्वतंत्रता है, भोजन और विवाह अपनी ही जाति में करें वह बेहतर है। दूसरा गांधीवाद, अस्पृश्यों की तबाही, यानी कि गांधीवाद ये अवधारणा अपने आप में जो पंचम वर्ण जो गांधी ने शब्द का प्रयोग किया है, उन पंचम वर्ण की, शूद्रों की और निम्न वर्ण के रूप में तबाही का एक मंजर है। इसको फॉलो करना ही अपने आप की आत्महत्या करना है। जैसे अभी भी बहुत से लोग जो बाबा साहब और तमाम तरह के वर्ण, पंचम वर्णा और शूद्र वर्णा, शूद्र अति शूद्र हैं, वो गांधी विमर्श पर किताबें लिखते हैं, अम्बेडकर विमर्श पर नहीं। तीसरा है कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी के आमरण अनशन के निर्णय पर अम्बेडकर का वक्तव्य। ये एक विश्वासघात था, धोखा था। जो पूना पैक्ट सोशल जस्टिस दिला सकता था कम्युनल अवार्ड के माध्यम से, उसको मूल दिशा से विचलित किया गया, आमरण अनशन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से। चौथा है विश्वासघाती हैं गांधी। अंबेडकर ने इसे अनेक बार महसूस किया, अनुभव किया, देखा कि उन्होंने जो बात कही थी उससे वो कब बदल गए पलटू राम की तरह, और अंबेडकर को उसने कई बार धोखा दिया। क्या गांधी महात्मा है। अंबेडकर ने 3 आधार पर कि अगर कपड़ों की बात कहें, आचरण की बात कहें और यदि हम शिक्षा की बात कहें तो वो महात्मा नहीं है। लेकिन उन अनपढ़ और विवेक का प्रयोग नहीं करने वाले लोगों के लिए कपड़ों के आधार पर गांधी महात्मा है। भारत में कपड़े पहनकर महात्मा बनना बहुत आसान है। जाति के प्रश्न पर गांधी अम्बेडकर के बीच वाद विवाद। गांधी जातिवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था
भेदभाव की व्यवस्था के पूर्ण और कट्टर समर्थक थे, अम्बेडकर इसके विरोधी थे। सातवां है गांधी के बारे में बीबीसी को अम्बेडकर का साक्षात्कार, जिसमें बाबा साहब ने गांधी के मूल मंतव्य को स्पष्ट किया है। तो ये था साथियों अम्बेडकर की नज़र में गांधी और गांधीवाद, संपादक सिद्धार्थ और अलख निरंजन के द्वारा, और इस पुस्तक के जो प्रस्तावना थी वो मैंने आपके सामने रखी है। ये था साथियों किताब घर के पिटारे से आपके लिए 27वीं पुस्तक अम्बेडकर की नज़र में गांधी और गांधीवाद। थैंक यू सो मच।